हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक मतलब सेम या फिर आइडेंटिकल। तो अगर हमारे पास सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हमें कैसे परम्यूट करवाना है, उनको कितने तरीकों से परम्यूट करवाया जा सकता है। ठीक बात है। तो अभी तक हमने जो परम्यूटेशंस करना सीखा था वो किसके लिए सीखा था? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। और उसके लिए हमने दो रिजल्ट्स सीखे थे। पहला तो क्या कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको एक साथ सबको एक साथ लेके परम्यूट करवाना है तो उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या आए थे? n फैक्टोरियल। ये था हमारा पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट क्या था कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स लेके उनको परम्यूट करवाना है तो उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने आए थे? npr के इक्वल। तो अभी तक हमने यही दो रिजल्ट्स सीखे हैं परम्यूटेशन के लिए। और ये किसके लिए सीखे थे? अगर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हों? डिफरेंट। ठीक बात है। तो अभी हम एक नई सिचुएशन लेके चल रहे हैं। कौन सी सिचुएशन? की अगर जो तुम्हें ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मान लो आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो उस केस में देखते हैं उनको कैसे परम्यूट करवाया जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से उसको सीखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिखा है, इसको ट्राई कर सकते हो पहले खुद से। क्या लिखा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स A, A, B, C। चार लेटर्स दे रखे हैं और ये दोनों क्या दे रखे हैं? आइडेंटिकल। A एंड A आर आइडेंटिकल, ये दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। सो इन चार लेटर्स को टेकन ऑल एट अ टाइम, सबको एक साथ लेके हमें परम्यूट करवाना है और पूछा गया उसके कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं। ठीक बात है, तो इसको हम ट्राई करते हैं। देखना इसको कैसे करेंगे। पहली चीज तो देखो हमें क्या आता है ना, अभी तक हमें परम्यूटेशंस करने आते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं इसका। हम मान लेते हैं कि ये वाले जो दो ए दे रखे हैं ना, तो फॉर द टाइम भी मान लो कि ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए तो इनको मैं नया नाम दे देता हूं। एक को A1 का नाम दे देते हैं, एक को नाम दे देते हैं A2 एंड B एंड C। तो ये चार ऑब्जेक्ट्स हमने मान लिए, चारों के चारों क्या है? डिफरेंट है। A1 और A2 को हमने डिफरेंट मान लिए, जो कि एक्चुअल में क्या है? आइडेंटिकल है। तो इनको हम परम्यूट करवाते हैं। इनके कितने परम्यूटेशंस बनेंगे? तो इनके हमें पता है 4 फैक्टोरियल बनेंगे, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर। ये बात सही है। अच्छा, अब इसमें देखो ये जो 4 फैक्टोरियल केसेस बनेंगे ना, इसमें कौन कौन से केसेस होंगे? इसमें एक परम्यूटेशन कौन सा होगा? यही वाला होगा, A1 A2 BC होगा। और कौन सा होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग? ये भी तो होगा, A2 A1 BC। ये बात ठीक है। तो जब हम इन दोनों को डिफरेंट मान के चल रहे हैं और हम बोल रहे हैं टोटल परम्यूटेशंस कितने आएंगे टेकन ऑल एट अ टाइम? 4 फैक्टोरियल आएंगे। तो ये बात कंफर्म है कि ये जो 4 फैक्टोरियल हमने केसेस लिखे हैं उसमें एक ये वाला केस तुमने काउंट किया होगा, एक ये वाला काउंट किया होगा। बट जब हम ये बोल रहे हैं कि A1 और A2 तो एक्चुअल में सेम है, तो अगर ये सेम होंगे तो चाहे तुम ये वाला अरेंजमेंट लिखो चाहे अरेंजमेंट ये वाला लिखो, ये दोनों हमें क्या दिखेंगे? सेम ही तो दिखेंगे। सेम क्यों दिखेंगे? क्योंकि ये भी एक्चुअल में क्या है? AABC है, ऐसे ही दिखेगा तुम्हें। और ये भी एक्चुअल में क्या है? AABC, ये भी ऐसा ही दिखेगा। तो जब तुम्हारे सामने ये दोनों चीजें लिखी गई होंगी ना, तो दोनों एक ही तो जैसी लगेंगी। तो मतलब इन दोनों को हम दो डिफरेंट परम्यूटेशंस नहीं मानेंगे, बल्कि इनको एक ही अरेंजमेंट माना जाएगा, एक ही परम्यूटेशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखने में दोनों एग्जैक्टली सेम है। दिस इज AABC, दिस इज आल्सो AABC, राइट? तो ये पता चल गया। अगेन इन 4 फैक्टोरियल में और कौन से केस आए होंगे? ये आया होगा A1 B A2 C, ये एक केस आया होगा। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग और कौन सा आया होगा? A2 B A1 C, ये भी तो आया होगा। ठीक बात है। अगेन ये तो दोनों ए ही है एक्चुअल में, तो अगर इसको तुम रीड करके देखोगे ये कैसे दिखेगा? ABAC। ये एक्चुअल में कैसे दिखेगा? ABAC। तो दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। तो इनको भी जो तुमने दो केसेस मान रखे हैं यहां पे, ये एक्चुअल में क्या आएगा? एक ही आएगा। तो ऐसे करके तुम बता सकते हो कि ये जो 4 फैक्टोरियल में जितने भी केसेस आएंगे ना, जब ये A1 और A2 दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उस केस में ये जितने केसेस आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो केसेस हमेशा एक जैसे दिखेंगे तुम्हें। सो ईच केस विल बी रिपीटेड एग्जैक्टली ट्वाइस। हर एक केस दो बार रिपीट हो रहा होगा। सो ईच केस या ईच अरेंजमेंट इज रिपीटेड ट्वाइस, दो बार रिपीट होगा केस। ठीक बात है। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बन जाने चाहिए? बता दो सोच के। अगर दोनों डिफरेंट होते
तो कितने बनने थे 4 फैक्टोरियल। अब दोनों सेम है तो हर एक केस 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नेट कितने आने चाहिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 आना चाहिए, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट मिल गया तुम्हें। ठीक है जी। तो हमने पुराने वाली नॉलेज का ही यूज किया कि अगर ये दोनों डिफरेंट हैं उस केस में हमने इसको परम्यूट करवा के देख लिया और बाद में बता दिया कि क्योंकि A1 और A2 एक्चुअल में सेम है तो ये दोनों केस दो नहीं माने जाएंगे बल्कि एक ही माना जाएगा। तो यहां से हमें आइडिया लग गया कि हर एक केस ऐसे 2 बार रिपीट हो रहा होगा। तो नेट नंबर ऑफ केसेस, जो नेट नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आगे कितने आगे, इसको 2 से डिवाइड करवा के आगे। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि जब कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाए उनको हम कैसे परम्यूट करवाएंगे। तो तरीका हम वही फॉलो कर सकते हैं हमेशा कि जो आइडेंटिकल है उनको फॉर द टाइम बीइंग डिफरेंट मान लो, डिफरेंट मान के परम्यूट करवा दो और फिर वहां से आइडिया लगा लो, वहां से देख लो कि कौन से एक्चुअल में सेम है और एक ही बार काउंट किए जाएंगे, मल्टीपल टाइम्स नहीं काउंट किए जाएंगे। ठीक बात है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी के और वेरिएशंस हम लिख सकते हैं अगर एक बार हमें आइडिया लग गया तो नेक्स्ट लिखते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ ए ए ए बी सी। ये ट्राई करो अपने आप। 5 लेटर्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ दीस 5 लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। पांचों को एक साथ लेके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फाइंड करने। अब इसमें क्या हो गया, अगेन 3 लेटर्स क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो गए, तो इनके परम्यूटेशन फाइंड करने हैं। फिर से वही करना जो पहले किया था, A1 A2 A3 B C। इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने आने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल आने चाहिए थे, राइट। तो बस अब देख लेते हैं इन 5 फैक्टोरियल में कौन कौन से केसेस पड़े होंगे। एक ये पड़ा होगा A1 A2 A3 B C, और इसी के साथ और कौन सा होगा A1 A3 A2 B C, ये भी इसमें इंक्लूड किया होगा हमने जब इनको डिफरेंट मान के चल रहे थे। और कौन सा किया होगा, दिस इज A2 A1 A3 B C, और कौन सा किया होगा A2 A3 A1 B C, और कौन सा होगा A3 A1 A2 B C, और कौन सा A3 A2 A1 B C। तो इन 5 फैक्टोरियल केसेस में ये 6 केसेस, ये 6 अरेंजमेंट्स हमने काउंट किए होंगे जब ये सारे डिफरेंट थे। बट अब इनको रिप्लेस करके देखो, इसको भी मैं ए मान रहा हूं, इसको भी ए, इसको भी ए, तो क्या दिखेगा, ये सारे के सारे 6 के 6 अरेंजमेंट्स एक्चुअल में एक ही अरेंजमेंट है, ये 6 नहीं है। दिस काउंट्स टू 1, ये एक ही माना जाएगा, एक ही काउंट किया जाएगा, 6 नहीं काउंट किए जाएंगे। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ना ट्रिपल ए बी सी वाला, ये कितने बार काउंट हो गया, 6 बार काउंट हो गया। तो क्या लगता है ऐसी हर एक केस 6 बार तो काउंट हुआ होगा। तो कोई और अगर एग्जांपल लेना चाहो ले लो, तो A1 B C A2 A3, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ले लो, इसके भी तो ऐसे 6 केसेस आए होंगे। 6 केसेस क्यों बने, क्योंकि जितने तरीकों से तुम A1 A2 और A3 को आपस में परम्यूट करवा सकते हो BC को यहां पे फिक्स रख के, उतने ही तो केसेस बनेंगे। ठीक बात है। बी सी को अगर हम फिक्स रख दें, सिर्फ A1 A2 A3 के आपस में परम्यूटेशन करवाएं तो कितने टाइम्स कितने तरीकों से परम्यूट हो सकता है, 3 फैक्टोरियल तरीकों से, मतलब 6 तरीकों से। तो मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग भी टोटल 6 अरेंजमेंट्स बने होंगे, जो कि एक्चुअल में कितने होंगे, कितने लिए जाएंगे, एक ही काउंट किया जाएगा। तो जैसे पिछले केस में हुआ था कि हर एक अरेंजमेंट 2 बार रिपीट हो रहा था आइडेंटिकल के केस में, ऐसे ही इस सिचुएशन में क्या होगा कि हर एक अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि जिन 3 ऑब्जेक्ट्स को तुमने डिफरेंट मान के चले थे वो 3 आपस में कितने तरीकों से परम्यूट हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से परम्यूट हो सकते हैं। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल परम्यूटेशंस कितने आएंगे, जितने की आने चाहिए थे अगर डिफरेंट होते, मतलब 5 फैक्टोरियल, बट क्योंकि हर एक केस कितने बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक बात है। तो बस इतना सा आइडिया लग गया। इसके बाद होपफुली हम इसको जनरलाइज कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 3 की बजाय 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते, ए बी सी होता, तो क्योंकि वो 4 को हम 4 डिफरेंट मानते, उनको आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूट करवा सकते थे। सो इन दैट सिचुएशन एवरी अरेंजमेंट विल बी रिपीटेड 4 फैक्टोरियल टाइम्स। तो रिजल्ट कितना आ जाता, टोटल के कारण जितना होना था डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाता।
ठीक बात है ये। तो ठीक है, तो इतना चीज हमें समझ में आ गई अलाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब इसी में ना एक छोटी सी चीज और बता दूं, और कितनी वेरिएशन ले सकते हैं कि मान लो ए बी बी सी, अगर ये अरेंजमेंट है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वाले 2 अलाइक हो गए, ये वाले 2 अलाइक हो गए, इनके कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं बता सकते हैं सोच के। अगर सारे के सारे डिफरेंट होते कितने बनते, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल बनने थे। बट A1 और A2 इनको अगर तुम मानोगे ये आपस में कितने तरीकों से परम्यूट हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। तो मतलब हर एक केस 2 फैक्टोरियल टाइम्स रिपीट होगा। ठीक बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इतने बन गए। वही सेम काम B और B के लिए करोगे, इनको अगर B1 B2 माना होता तो हर एक केस कितने टाइम्स रिपीट होता, 2 फैक्टोरियल टाइम्स, तो इसके कारण भी क्या होगा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से सिचुएशन बन जाएगी, इतने केसेस आ जाएंगे। राइट, तो यहां से समझ में आ जाएगा कि जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे 2 थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ये भी 2 थे इसके कारण भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर चारों के चारों एक जैसे होते तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता। तो यहां से हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। तो इस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं एक थ्योरम की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार अगर हमें रिजल्ट पता चल गया, उसके बाद जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम बार बार ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली रिजल्ट लगा पाएंगे। और रिजल्ट कैसे आया वो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो लिख रहा हूं इसको मैं थ्योरम की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, ये देख लो रिजल्ट लिखा गया। ठीक है, थ्योरम लिखी गई है, क्या लिखा है, if there are n objects, total n objects हैं, out of which p are alike of one kind, p objects ऐसे हैं जो आपस में आइडेंटिकल हैं। p are alike of one kind का मतलब p सारे आइडेंटिकल हैं आपस में एक जैसे। q are alike of second kind, ये q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, ये आपस में आइडेंटिकल हैं। r are alike of third kind, r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, अगर सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके तुम परम्यूट करवाओ, सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टेकन ऑल एट अ टाइम कितने कितने के बराबर आ जाना चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इनटू q फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो अगर सारे के सारे डिफरेंट होते तो कितना आना था, n फैक्टोरियल। बट क्या हुआ, p इसमें से सारे आपस में एक जैसे हो गए, तो उसके कारण हमें क्या करवाना पड़ेगा, p फैक्टोरियल से डिवाइड करवाना पड़ेगा। q नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सारे एक जैसे हो गए, उसके कारण क्या हुआ, q फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दिया। r सारे एक जैसे हो गए तो r फैक्टोरियल से डिवाइड करवा दिया। तो नेक्स्ट टाइम से ये वाला हम रिजल्ट याद रखेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएगी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया जाएगा। ठीक बात है, एक चाहो तो अगेन एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें। मान लो ऐसी सिचुएशन है a a a a b b b c c d, मान लो ये चीज है, इतने लेटर्स हैं, इनको परम्यूट करवाना है टेकन ऑल एट अ टाइम। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इनके कितने आएंगे, सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टेकन ऑल एट अ टाइम, देख के बता दो कितने आएंगे। सो पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट कर लेते हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं तो 11 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर। तो अपॉन में चेक कर लो कितने आइडेंटिकल हैं, ये 4 आइडेंटिकल हैं एक जैसे, इसके कारण 4 फैक्टोरियल, ये 3 आइडेंटिकल एक जैसे, इसके कारण 3 फैक्टोरियल, ये दोनों एक जैसे, इसके कारण 2 फैक्टोरियल। सो अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इनका कुछ नहीं करना, डी और ये तो डिफरेंट है ही है, सही। तो बस जितने आइडेंटिकल होंगे उनको बैलेंस आउट करने के लिए उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। राइट, तो ये वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसमें समझने लायक इतनी चीज है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, ये 2 क्वेश्चंस लिखे हमारे सामने, ये ट्राई करते हैं। ठीक है, पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 12 रेड एंड 8 व्हाइट बॉल्स इन अ रो। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है कि 12 रेड बॉल्स दे रखी हैं और 8 व्हाइट बॉल्स, इनको एक रो में अरेंज करना है। साथ में दे रखे हैं व्हेन बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर आइडेंटिकल। तो जो भी सेम कलर की बॉल्स है ना, जैसे ये 12 की 12 रेड बॉल्स हैं, इनको हम आइडेंटिकल मान के चलेंगे, सेम मान के चलेंगे। एंड सिमिलरली ये जो 8 व्हाइट बॉल्स होंगी ये आपस में क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। तो कर सकते हैं आराम से। फर्स्ट इज क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, कितना आंसर आ जाएगा, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अरेंज करवाना है सबको टेकन ऑल एट अ टाइम, जिसमें 12 के 12 आइडेंटिकल हैं आपस में, 8 आइडेंटिकल हैं आपस में। तो कितना आ जाएगा, टोटल 20 हैं तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 12 एक जैसे
तो 12 फैक्टोरियल 8 एक जैसे 8 फैक्टोरियल, ये रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट का। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। टोटल 20 ऑब्जेक्ट्स थे इन विच 12 आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड एंड 8 आर आइडेंटिकल ऑफ द सेकंड काइंड। ठीक बात है। ओके, देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार स्टेटमेंट रीड करके खुद से ट्राई करो। देखते हैं इसको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक वर्ड दे रखा है, इनको अरेंज करवा के, इसके लेटर्स को रीअरेंज करवा के हमें बताने कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, सच दैट 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं इसके। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में सिंपल क्वेश्चन इतना है कि एक तुम्हें वर्ड दे दिया और पूछा गया इसके लेटर्स को अगर आप उसमें रीअरेंज करवा के वर्ड्स बनाओगे तो टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो बता पाएंगे। अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, टेकन ऑल एट अ टाइम है, तो सबसे पहले काउंट कर लो टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक बात है, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है सोचने वाला तो इसमें। अपॉन, अब देखना पड़ेगा कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आइडेंटिकल एक टाइप के। तो m और m ये दोनों एक जैसे हो गए, तो इसके कारण कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक बात है, और चेक करो a और a भी एक जैसे हो गए तो 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक बात है। उसके बाद कौन सा आता है t कितने हैं, t भी 2 है, इसके कारण भी क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा। और क्या, उसके बाद h तो एक ही है, e भी एक ही है, उसके बाद कोई रेपिटेशन नहीं है। तो मतलब टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स थे, उसमें से 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड, 2 आइडेंटिकल ऑफ द थर्ड काइंड। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इसके बराबर बन जाएंगे। राइट, सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। फर्स्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी थी, सिंपली टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पूछे थे, टेकन ऑल एट अ टाइम, तो डायरेक्टली हमने रिजल्ट लगा दिया। अब ट्राई करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड इज दे मस्ट स्टार्ट एज वेल एज एंड विद t। ये ट्राई करो कि इसी के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनाने हैं, बट सिर्फ कौन से वर्ड्स लेने हैं जो कि t से ही स्टार्ट हो और t से ही एंड हो। राइट, करते हैं इसको भी ट्राई। सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसके सारे वर्ड्स ना, जैसे 2 बार तो m है तो m हो गया, m हो गया। 2 a है, a हो गया, a हो गया। 2 t है, t लिख लिया। उसके बाद h e, h है, e है, और क्या कुछ है i c s। ठीक है, तो इतने टाइप के लेटर्स हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करवाना है और ऐसे वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे परम्यूटेशंस बनाने हैं जो कि t से ही स्टार्ट हो और t से ही एंड हो। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, कौन सी कैटेगरी में किए थे, जब सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। तो तरीका हमारा सेम ही रहेगा, बस इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन से आइडेंटिकल आ गए। तो करते हैं इसको। तो इनको अरेंज करवा के वर्ड्स बनाने हैं, तो हमें क्या करना है, 11 प्लेसेस को फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक बात है। अच्छा, अब कंडीशन क्या आ गई, पहली प्लेस पे भी t होना चाहिए, लास्ट प्लेस पे भी t होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, t फिक्स हो गया। यहां पे क्या हो गया, t फिक्स हो गया। यहां पे t फिक्स करने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीका है। यहां पे t फिक्स करने का एक ही तरीका। ठीक बात है। तो अब क्वेश्चन क्या बचा कि बीच में ये जो 9 प्लेसेस हैं, इस पे बाकी के 9 ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है। तो बताओ कितने तरीकों से कर सकते हैं, तो बता सकते हैं आराम से, क्योंकि इन 9 के ऊपर तो कोई कंडीशन है ही नहीं है, तो डायरेक्ट रिजल्ट लग जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, टोटल 9 लेटर्स हैं, कौन कौन से, सिर्फ इन 2 t को छोड़ दो, बाकी ये 9 लेटर्स की अरेंजमेंट करवानी है। तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। अपॉन में कितना, ये दोनों एक जैसे तो 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एक जैसे तो 2 फैक्टोरियल, बाकी सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इतने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन जाएंगे। राइट, तो वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे कि 11 चीजों को अरेंज करवाना है, तो 11 प्लेसेस हमने असाइन कर दी। उसके बाद सारी प्लेसेस को फिल करवाते जाओ। इसके लिए एक ही वे था इसको फिल करने का, इसको फिल करने का एक ही वे था। बाकी 9 के लिए हमारे पास रिजल्ट था, वो हमने लगा दिया कि टोटल 9 है, उसमें से 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके। सो फाइनली इसका थर्ड पार्ट भी ट्राई कर लो। ओके, थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट में कंडीशन है they must start with consonant only।
कि यहाँ से जो वर्ड्स बनाने हैं वो सिर्फ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने चाहिए। तो फिर से एक बार वही काम करते हैं, सारे लेटर्स लिख लेते हैं एक बार, एम एम ए ए टी टी एच ई आई सी एस, इतने लेटर्स हैं, ठीक बात है। 11 प्लेसेस फिल करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सिर्फ पहली प्लेस पे कंडीशन है, ध्यान देना इसको, पहली प्लेस पे कंडीशन है कि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2, ये वोवल आ गए, 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, 4 वोवल्स हैं। अब क्या ये बोलना सही है कि पहली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 7 तरीके हैं? क्यों? क्योंकि 7 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो सोच के बताओ, क्या ये बोलना सही है कि पहली प्लेस को फिल करने के 7 तरीके हैं? ये तो कहना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस m और इस m को, इनको दो अलग वेज नहीं माना जाएगा, इनको तो एक ही वे माना जाएगा। तो इसको अगर तुम एक ही मान लो ना, कि एक तरीका तो ये हो गया कि मैं m को प्लेस कर लूं, दूसरा क्या t प्लेस कर लूं, 2 तरीके, तीसरा h, चौथा, पांचवा। तो इसका मतलब पहली प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 5 तरीके हो सकते हैं, ठीक बात है। तो मान लो पहली प्लेस को हमने 5 तरीकों से फिल कर दिया। तरीके का मतलब वही, या तो यहाँ पे m आएगा, या t आएगा, या फिर h आएगा, या फिर c आएगा, या फिर s आएगा। चलो ये तो पता चल गया। अब ये बताओ, बाकी जो 10 प्लेसेस बची, इनको फिल करने के कितने तरीके होंगे? तो वही काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बाकी के जो 10 लेटर्स हैं उसमें आइडेंटिकल कितने हैं, तो रिजल्ट लगा देंगे, ठीक बात है। बट इसमें क्या होगा, एक दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? अब अगर तो यहाँ पे तुमने m रखा होगा, तो उस केस में तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे तुमने m रख दिया, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो 10 लेटर्स हैं उसमें क्या होगा, ये 2 आइडेंटिकल होंगे, ये 2 आइडेंटिकल होंगे। m वाले तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि m एक तो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एक ही m बाकी है। तो उस केस में क्या बोल दोगे तुम कि बाकी के जो 10 लेटर्स हैं उसमें ये 2 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो उस केस में तो ये सिचुएशन बनेगी, कब? अगर यहाँ पे m होता या फिर t होता। बट अगर यहाँ पे बाकी कोई होता ना कॉन्सोनेंट, h होता या c होता या s होता, इन तीनों में से होता अगर, तो अगर यहाँ पे होता h या फिर c या फिर s, तो उस केस पे क्या होना था कि बाकी के जो 10 लेटर्स बचे उसमें ये 2 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं। तो उस केस में रिजल्ट क्या आना था, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्टली तुम यहां पे ये बोल के नहीं स्टार्ट कर सकते कि इसको फिल करने के 5 तरीके हैं, क्योंकि अगर तुमने सीधा बोल दिया कि 5 तरीके हैं तो तुम नहीं जज कर पाओगे कि ये जो बाकी के 10 प्लेसेस हैं इनको फिल करने के कितने तरीके होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि यहां पे जो तुमने प्लेस किया वो इन दोनों में से कोई था या इन तीनों में से कोई था। ये बात पता चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते होते हैं, केसेस बनाते होते हैं। तो 2 केसेस बना लो तुम, केस 1 बना लो जिसमें तुम ये मान के चलो कि यहाँ पे मैंने क्या प्लेस किया, m प्लेस किया या फिर t प्लेस किया। तो केस 1 हमने बना दिया कि जब पहली प्लेस पे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब पहली प्लेस पे हमने क्या रखा, या फिर m रखा या फिर t रखा। तो इसका मतलब पहली प्लेस के लिए कितने तरीके मान के चल रहे हैं हम, 2 तरीके मान के चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे m या t रखा तो बाकी 10 लेटर्स हैं और उसमें से आइडेंटिकल कितने हैं, 2 और 2, तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से आना चाहिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और साथ में इसके 2 तरीके हैं, ये भी मल्टीप्लाई होंगे तो इंटू 2 आएगा। ये बात सही है। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें क्या बोल देंगे, इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से, h या फिर c या फिर s। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 तरीके इसके, और बाकी जो 10 प्लेसेस बची इसमें ये 2 आइडेंटिकल, ये 2 आइडेंटिकल, ये 2 आइडेंटिकल। सो दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में इसके 3 तरीके थे, इंटू 3 आएगा। तो केस 1 प्लस केस 2 कर दोगे, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिल जाएंगे, कितने बन सकते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, राइट। तो ये हो गया एक तरीका, होपफुली ये समझ में आ रहा होगा, ठीक बात है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक प्लेस तुमने फिल तो कर दी
बट बाकी प्लेसेस उस चीज पे डिपेंड कर रही है कि ये तुमने कौन से ऑब्जेक्ट से फिल किया है। तो उस केस में हमेशा क्या होता है, केसेस बनते हैं। अभी तो हमने वैसे ही किया, 2 केसेस बना लिए। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, दिस इज मेथड नंबर 1 कि हमने क्या किया, केसेस बना लिए। इसको करने का एक दूसरा बढ़िया तरीका मेथड 2, और क्या हो सकता है ना, सोच के देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको देखते हैं। तो हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आए। ठीक बात है। तो पहले तो हमने क्या किया कि पहले इसी प्लेस को फिल कर दिया, इसी को कॉन्सोनेंट से फिक्स कर दिया। तो उसके लिए हमने उस तरीके से इसको सोल्व कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर तुम ये इंश्योर करना चाहते हो कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आए, हम क्या करते हैं ना, हम ये कर देते हैं कि जो बाकी वोवल्स है ना, जो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम उनको प्लेस कर देते हैं इस प्लेस को छोड़ के बाकी प्लेसेस पे। ठीक बात है। तो अभी के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम क्या बोल देंगे, हमारे पास क्या है, ये बाकी 10 प्लेसेस है और मैं इन 10 प्लेसेस पे ना इनका निपटारा कर देता हूं। ये जो 4 मेरे पास वोवल्स रखे हुए हैं, ए ई एंड आई, तो एक बार मैंने इन 4 वोवल्स को यहां पे कहीं पे अरेंज करवा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जितने कॉन्सोनेंट्स बचेंगे उनको फ्रीली अरेंज करवा देंगे। तो क्या होगा, अपने आप ही एक कोई ना कोई एक कॉन्सोनेंट यहां पे आके बढ़ जाएगा, तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये भी सोचने का तरीका हो सकता है और ये बढ़िया तरीका है, एक ही स्टेप में आ जाएगा, केसेस बनाने की नहीं जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक बात है। तो इस वाले तरीके से ट्राई कर लो, आसान है बिल्कुल। कितने वोवल्स को प्लेस करना है, 4 वोवल्स हैं। 4 वोवल्स को कैसे प्लेस करोगे, उसके लिए हमें 4 प्लेसेस चाहिए। तो क्या करो, इन 10 में से 4 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लो। सो दिस इज इक्वल टू 10 C4, 4 प्लेसेस को सिलेक्ट कर लिया। मान लो ये प्लेस की, ये एंड ये। तो करोगे क्या, सिलेक्शन तो हो गई 4 प्लेसेस की। अब इन 4 ऑब्जेक्ट्स को, इन 4 लेटर्स को यहां पे अरेंज करना है विदाउट एनी कंडीशन। कितने तरीकों से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दो आइडेंटिकल हैं, सो इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे क्या हुआ, चारों के चारों वोवल तुम्हारे प्लेस हो चुके हैं। अब क्या हुआ, अब 7 प्लेसेस बची हैं और 7 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं, उनको अरेंज करवा दो विदाउट एनी कंडीशन। कितने तरीकों से करवा सकते हैं, इनटू 7 फैक्टोरियल अपॉन, कितने आइडेंटिकल हैं, ये दो आइडेंटिकल हैं, ये दो आइडेंटिकल हैं, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ठीक बात है। तो हमने 7 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करवा दिया, तो अपने आप क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट यहां पे आ गया, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो बस यही काम करना है और कुछ भी नहीं है, तो ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक बात है। तो ये दो तरीके हो गए इसको करने को। अब चेक करके देख लेना, मेथड 1 से जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों को ऐड करके, और यहां से जो आएगा दोनों आपस में मैच करने चाहिए। तो एक बार वेरीफाई करके देख लेना इसको। ओके, ये 3 क्वेश्चन और लिखे हमारे सामने, तीनों के तीनों सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक बात है। तो तुम्हें याद होगा परम्यूटेशंस वाला जब हमने टॉपिक किया था ना, तो उसमें हमने डिक्शनरी क्वेश्चंस किए थे कि अगर कोई एक वर्ड है उसके हम सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स कर दें और उसको डिक्शनरी में अरेंज कर दें, तो बताओ उस पर्टिकुलर वर्ड का डिक्शनरी में रैंक कितना होगा। ठीक बात है। तो वैसे क्वेश्चन किए थे, बट उसमें क्या था कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते थे, डिफरेंट होते थे, सारे लेटर्स क्या होते थे, डिफरेंट होते थे। तो वही सेम टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट वेरिएशन क्या आएगा कि जो लेटर्स तुम्हें दे रखे होंगे उसमें कुछ क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, बट अप्रोच तो हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है, जो क्वेश्चन उसमें बनते थे वही सेम टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। और इसके लिए रिजल्ट हमें पता है कि जब भी आइडेंटिकल वाला सिचुएशन आएगी तो रिजल्ट हमें कौन सा अप्लाई करना है, तो बस वही कर सकते हैं। ठीक है जी, तो करते हैं, ट्राई करते हैं, आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले, इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैविंग 5 लेटर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल एंड अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज 52, 58, 46 एंड 59। तो ये जेईई में 2016 का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ड दे दिया, उसको डिक्शनरी में पूछा गया कि जब तुम अरेंज करवाओगे उसके सारे परम्यूटेशन तो उसका रैंक कितना होगा, द पोजीशन ऑफ द वर्ड स्मॉल इज। तो कर सकते हैं, इसको करते हैं, हो जाएगा आराम से। तो जब पहले तो मैन्युअली करते हैं, और तुम्हें याद होगा कि तब हमने क्या किया था ना, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी सीखा था। ठीक है। अब वो वाला शॉर्टकट तरीका इसमें तो एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि सारे के सारे इसमें डिफरेंट नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, मैनुअल अप्रोच से करेंगे। तो देखना क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जब इसके अरेंजमेंट्स को तुम अरेंज करवाओगे डिक्शनरी में, तो सबसे पहले कौन सी सीरीज वाले वर्ड्स बनेंगे जो ए लेटर से स्टार्ट होंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए।
तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं। तो जब ए को पहली प्लेस पे फिक्स कर दिया, बाकी प्लेसेस कितनी बची फिल करने के लिए? 1 2 3 4, 4 प्लेसेस फिल करने के लिए बची। और उसमें लेटर्स कौन कौन से हैं? एस एम एल एंड एल। तो 4 टोटल लेटर्स हैं, उसमें से 2 आइडेंटिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये बात सही है। तो कितना हो गया ये? 24 अपॉन 2 12। तो इसका मतलब ए लेटर से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे? 12 वर्ड्स बनेंगे। तो वो सारे के सारे लिस्ट हो जाएंगे डिक्शनरी में। ठीक बात है। उसके बाद कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी? ए के बाद कौन आता है? जे के एल, एल आएगा, तो एल से स्टार्ट होने वाली सीरीज बनेगी। सो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एल। एल के बाद फिर से 4 प्लेसेस फिल करनी है। अब देखना इसको ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। पहली प्लेस पे तुमने एल को फिक्स कर दिया, अब बाकी के 4 प्लेसेस को देखो। सिर्फ इन 4 प्लेसेस पे कौन सी लेटर्स अरेंज करनी है? एस एम ए एंड एल। तो ये चारों तो क्या है? आपस में डिफरेंट है ना, तो इनको कितने तरीकों से परम्यूट करवाया जाएगा? 4 फैक्टोरियल से परम्यूट करवाया जाएगा। तो इस वाले एल के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये एक बार फिक्स हो गया, अब इसको हम नहीं देख रहे। अब सिर्फ इन 4 प्लेसेस पे हमें प्लेसमेंट करनी है, और उसके लिए हमारे पास चारों जो लेटर्स प्रेजेंट है ना वो डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने? 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। तो एल वाली सारी सीरीज हमारी खत्म होगी। एल के बाद एम वाली सीरीज स्टार्ट होगी, तो एम वाली में देख लो। एम के बाद 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4। लेटर्स कौन कौन से हैं? एस ए एल एल, 4 जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं। अगेन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12। एम वाली सारी सीरीज खत्म। उसके बाद एस वाली सीरीज स्टार्ट होगी। तो एस वाली जितनी सीरीज में वर्ड्स लिखे जाएंगे, उसी में से एक वर्ड ये वाला छुपा हुआ होगा स्मॉल, उसी पे जाना है हमें। तो एस वाली के भीतर चलना पड़ेगा। तो एस वाली सीरीज में पहले कौन सी सीरीज आएगी? एस ए वाली सीरीज आएगी, जिसका पहला लेटर एस होगा, दूसरा लेटर ए होगा। तो एस ए वाले टोटल कितने वर्ड्स होंगे वो देख लेते हैं। 1 2 3। तो एस ए के बाद 3 प्लेसेस फिल करनी है। कौन कौन से लेटर्स हैं? एम एल एल, 2 आइडेंटिकल हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितना आ गया? 3 आ गया। एस ए वाली सारी सीरीज खत्म। ठीक है। उसके बाद एस ए के बाद कौन सी सीरीज आएगी? एस एल वाली सीरीज आएगी। ये बात ठीक है। तो एस एल वाली सीरीज में भी हमारा वर्ड नहीं होगा, तो इसको भी खत्म करो। देखो इसमें कितने आएंगे? 3 लेटर्स हैं, तीनों के तीनों के हैं, डिफरेंट हैं, ए है, एम है, एस है, तो कितने आएंगे? 3 फैक्टोरियल 6 आ गए। तो ये वाली सीरीज खत्म। एस एल के बाद एस एम वाली सीरीज आएगी, उसी में हमारा वर्ड होगा। तो एस एम वाली सीरीज के भीतर चलो। एस एम वाली सीरीज में पहले कौन सी सीरीज आएगी? एस एम ए वाली, इसी के अंदर हमारा वर्ड होगा। तो एस एम ए वाली सीरीज में सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? एस एम ए एल एल, यही तो एक वर्ड आएगा। एस एम ए में और तो कोई वर्ड ही नहीं, तो ये वाला हमारा वर्ड मिल जाएगा। तो इसका रैंक पूछा गया, तो देख लो इससे पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं। तो 12 और 24, ये कितने हो गए? 36, ये कितने हो गए? 48, ये कितने हो गए? 51, ये कितने हो गए? 57। तो यहां तक 57 बन रहे थे, तो इसका रैंक कितना हो गया? 58 हो गया। ठीक बात है। तो बस पता चल गया कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा 58 रैंक। तो तरीका वही सेम यूज किया है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। तो ये तरीका तो हमें आना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल बेसिक तरीका है ये तो। अब इसके बाद जैसे उस केस में हमने शॉर्टकट सीखा था ऐसी प्रॉब्लम्स को फाइंड करने के लिए, ऐसे ही अगर कुछ लेटर्स आइडेंटिकल हो जाए उसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, तो वो भी अब यहाँ पे बताते हैं आपको। ठीक है, ओके, देखना शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं इसके लिए। ठीक बात है, बिल्कुल वैसी होगी जैसे सारे के सारे जब डिफरेंट थे उस केस में हमने सीखा था, बिल्कुल वैसी ही अप्रोच है, थोड़ी सी वेरिएशन आएगी बस, वो देख लो। तो स्मॉल सबसे पहले तो वर्ड लिख लेते होते हैं एस एम ए एल एल। उसके बाद क्या होता है, हर एक लेटर के ऊपर नंबर डाला जाता है बेस्ड ऑन कि वो अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली ए सबसे पहले आएगा, इसके ऊपर नंबर आ जाएगा 1। ए के बाद कौन आएगा? एल। एल का रैंक कितना? 2। ये भी एल सेम ही है, तो इसका भी नंबर क्या होगा? 2 होगा। एल के बाद एम आएगा 3, उसके बाद एस 4। सबकी नंबरिंग दे दी अल्फाबेटिकली। उसके बाद क्या देखते होते हैं कि जैसे एस के ऊपर 4 लिखा गया है, तो इसके राइट में देखते हैं कितने लेटर्स हैं जो इससे छोटे वाले हैं। ठीक है, तो 4 से छोटे कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 लेटर्स ऐसे हैं जो अल्फाबेटिकली इससे पहले आ रहे हैं, तो एस के नीचे क्या लिखा जाता है? 4 लिखा जाता है। उसके बाद एम, एम के ऊपर 3 है, इसके राइट में देखो कितने इससे छोटे हैं? 1 2 3। 3 इससे छोटे हैं, 3 लिखा जाएगा। 1 के राइट में कितने छोटे? कोई भी नहीं है, 0।
2 के राइट में कितने इससे छोटे, कोई भी नहीं है 0, इसके राइट में कोई नहीं है 0। ये लिखते होते हैं जब सारे डिफरेंट होते हैं। इस केस में क्या होगा, जब 4 देखा जाएगा, 4 के राइट में 4 थे बट 2 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाता है। सिमिलरली जब 3 देखा जाएगा, इसके राइट में ये 2 आइडेंटिकल हो गए, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 फैक्टोरियल, इसको तो देखना ही नहीं, ये तो 0 है ही ऑलरेडी। ठीक बात है, ये वाला स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहां से राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस तो 0 0 ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकालेंगे, और जब रैंक निकालना होगा, रैंक के लिए क्या कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, दिस इज 4/2, 2 आएगा, दिस इज 24, 24 इंटू 2 इज 48, प्लस ये 3 लिखा गया है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है, दिस इज 3, 3 इंटू 3 कितना 9, तो 48 प्लस 9 इज 57। तो यहां से जो नंबर आता है, रैंक के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, सो रैंक इज 57 + 1 विच इज इक्वल टू 58। ठीक बात है। तो बस इसमें ये एक नई चीज ऐड हो गई कि जब तुम राइट में देखोगे कि कितने लेटर्स हैं, तो जितने आइडेंटिकल होंगे उतने फैक्टोरियल से साथ में डिवाइड भी कर देंगे, बाकी सारा फंडा सेम। ठीक बात है। तो ये भी याद रख सकते हो चाहो तो, बट वो मैनुअल तरीका जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी वेरिएशन आ गई, डायरेक्टली रैंक ना पूछ करके उसने कुछ और पूछ लिया, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, तो उस केस में हमें वही वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा। ठीक बात है। ओके, तो अगर ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप ट्राई करना, ये मैं नहीं कर रहा। पूछा गया रैंक ऑफ द वर्ड कोचिंग, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2017 आईआईटी जेईई में कि कोचिंग वर्ड दे दिया, उसका रैंक पूछा गया। तो इसको ट्राई करना अपने आप, शॉर्टकट वाली ट्रिक से भी करके देखना और दूसरी मैनुअल तरीके से भी करके देखना, देखना दोनों में आपस में मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो तुम्हें वेरीफाई भी हो जाएगा कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। ठीक बात है। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं, देखना इसको। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, if all the letters of the word again are arranged in all possible ways and then arranged in dictionary, then what is the 50th word? ठीक बात है। तो अगेन एक वर्ड दे दिया, फिर से वही काम किया, इसके सारे परम्यूटेशंस को हमने अरेंज करवा दिया एक डिक्शनरी में। पूछा गया 50th पोजीशन पे, 50th रैंक पे जो वर्ड होगा वो बताओ कौन सा होगा। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो इसको बेसिक तरीके से करते हैं, देखना। सबसे पहले क्या सोचोगे, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। ए वाली सीरीज चलेगी, कितने यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार में, AAING, ठीक है। चाहो तो इसको अल्फाबेटिकली लिख लो, ज्यादा सही लगेगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। ये 5 लेटर्स हैं, तो इनको करते हैं डिक्शनरी में अरेंज। सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाली सीरीज, ए को फिक्स कर दिया पहली प्लेस पे, बाकी 4, 1 2 3 4, कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता रहा हूं। ए को फिक्स कर दिया, बाकी सिर्फ 4 प्लेसेस को देखना है। बाकी 4 प्लेसेस के लिए कौन से लेटर्स हैं, ये 4 लेटर्स हैं, और चारों के चारों क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इनके परम्यूटेशंस कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे, 24। ए वाली सारी सीरीज खत्म है, 24 लेटर्स हमारे, 24 वर्ड्स ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं। उसके बाद कौन सी आएगी, जी से स्टार्ट होने वाली सीरीज आएगी, इसको देखना। पहले पे जी फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 लेटर्स बचे बाकी, NIAA, 4 हैं जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं, कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितने हो गए ये 12। कितने वर्ड्स आ चुके हैं, 36 आ चुके हैं, 36 आ चुके हैं। हमें कहां तक जाना है, 50 तक जाना है, तो ध्यान रखना आगे मत निकल जाना उसके, ठीक है। 36 आ चुके हैं। उसके बाद कौन सी सीरीज आएगी, आई वाली सीरीज, 1 2 3 4 लेटर्स बचे, उसमें से 2 क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। अगेन कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 12 यहां से आ गए, तो 24 12 36 12 48 48 तो यहां तक हो चुके हैं। बस काम आसान है, कितनी पास आ गए, 50th पूछा गया। तो मैन्युअली देख लो कि जब आई वाली सीरीज खत्म होगी, उसके बाद कौन सी सीरीज स्टार्ट होगी, एन वाली। तो एन वाली में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले एन लिखा जाएगा, तो उसके बाद ए ये आएंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या है, जी बचा और आई बचा, तो इसमें जी पहले आता है, तो जी आई। तो मतलब आई वाली सीरीज तक हम कंप्लीट कर चुके थे, 48 वर्ड्स ऑलरेडी बन चुके थे। उसके बाद हमने देखा कि इमीडिएट नेक्स्ट वाला जो वर्ड होगा कौन सा होगा, एन वाली सीरीज में ये होगा, AAGI, तो इसका रैंक क्या हो गया, 49 हो गया। ठीक बात है।
तो इतना हमें आइडिया होगा डिक्शनरी में कैसे लिखे जाते हैं वर्ड, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, एन, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये ए ऐसे चलेगा, ये ए ऐसे चलेगा, इन दोनों को क्या किया जाएगा, इंटरचेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन गया 50th, ठीक है जी। सो 50th वर्ड पूछा था, तो आंसर क्या आ गया, दिस, NAAIG, दिस इज द 50th वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक बात है जी। ओके, लास्ट दो क्वेश्चंस और देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। तो ये कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। तो पूछा गया है इन सारे डिजिट्स का यूज करके टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। अब क्या, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या इसमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टोटल कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स हैं, उसमें से 2 एक जैसे हैं 2 and 2, 2 एक जैसे हैं 3 and 3। तो क्या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन जाएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये कहना सही है, तो नहीं, ठीक बात है। तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इस केस में क्या होगा, जब तुम नंबर्स बनाओगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो उसमें वो वाले नंबर्स भी काउंट हो जाएंगे जिसमें स्टार्टिंग वाली प्लेस पे 0 है। बट अगर 7 डिजिट्स को यूज करके स्टार्टिंग वाली प्लेस पे तुम 0 वाला नंबर बनाओगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, वो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेशक चाहे नहीं दे रखा है, वैसे उसको देना चाहिए, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट से क्लियर है कि 7 डिजिट का ही नंबर बनाना है, क्योंकि 7 ही डिजिट्स दे रखे हैं। तो मतलब हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग वाली प्लेस पे 0 ना आए। बस एक बार अगर इतना इंश्योर कर दिया, उसके बाद बाकियों को टोटल हमारा जो बाकी के जो परम्यूटेशंस बनेंगे उसको रिजल्ट की हेल्प से बता देंगे, ठीक बात है। तो देखो करते हैं इसको, टोटल 7 प्लेसेस फिल करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले तो क्या करो ना, 0 का इलाज कर दो। तो 0 को रखने के लिए कितनी चॉइसेस हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो 0 को प्लेस कर लो, 6 तरीकों से कर सकते हैं, 6, या फिर ये बोल लो कि ये जो 6 प्लेसेस हैं इसमें से मैं कोई एक प्लेस सिलेक्ट कर लेता हूं, कितने तरीकों से, 6C1 से। तो मान लो ये वाली प्लेस सेलेक्ट की, तो यहाँ पे 0 क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब 0 कोई पंगा नहीं करेगा। तो अब क्या बचा, अब हमारे पास 6 प्लेसेस बची, कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको प्लेस कर दो, परम्यूट करवा दो। तो कितने तरीकों से करवा सकते हैं, 6 में ये 2 आइडेंटिकल हैं, ये 2 आइडेंटिकल हैं, तो कितने बन जाएंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इतना रिजल्ट मिल गया हमें, ठीक बात है। तो सबसे पहले 0 को प्लेस करवा दिया अलग से, एक बार 0 प्लेस हो गया, बाकियों को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन डायरेक्ट रिजल्ट की हेल्प से परम्यूट करवा सकते हैं। सो ए पार्ट इज कंप्लीट। इसी का दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 5। ये जो इतने नंबर बन के आए, इसमें से ऐसे कितने होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन करने हमें आते हैं, ठीक है, कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस कर लो इसको बी पार्ट में। 5 से डिविजिबल चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। तो बेस्ड ऑन दैट दो केसेस बना लेते हैं। सो केस 1 हमारा बन जाएगा जब लास्ट प्लेस पे 0 है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस, यहाँ पे 0 को कर दिया फिक्स, तो पता है 5 से डिविजिबल बनेगा, ठीक है। बाकी कितनी प्लेसेस बची, 6 प्लेसेस बची, 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये बन गया केस 1 का रिजल्ट, ये बात सही है। केस 2 का देख लो। केस 2 में क्या होगा, लास्ट प्लेस पे हम 5 को फिक्स कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे फिक्स हो गया 5। तो मतलब इसको फिल करने का एक ही तरीका है, ठीक बात है, फिक्स कर दिया तो इसका तो एक ही तरीका हो गया। अब जो 0 बचेगा, अगेन इंश्योर करना पड़ेगा कि 0 यहाँ पे ना आ जाए। तो उससे क्या होगा, देख लो 1 2 3 4 5, तो 0 के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस है। तो 5C1 में से कोई भी एक चूज करके 0 को वहां पे फिक्स करवा दो, मान लो 0 यहाँ पे आ गया, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, 5 से डिविजिबल है, ये कंडीशन फुलफिल होगी कि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ रहा। तो बाकी जो बचे 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस हैं, उन पे 5 डिजिट्स को परम्यूट करवाना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। देख लो 2 आइडेंटिकल एक जैसे, 2 आइडेंटिकल एक जैसे, कितने तरीकों से करवा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ये बन गया केस 2 का रिजल्ट। तो क्या कर देंगे, केस 1 वाला जो भी रिजल्ट आएगा केस 2 का आएगा, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स मिल जाएंगे तुम्हें,
ठीक बात है, अप्रोच सेम ही चल रही है जो हमने स्टार्टिंग में किया था जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वाला किया था, और परम्यूटेशंस में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो सेम ही चीज है, बस वही एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ गया हमारे पास, नया कंसेप्ट आ गया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, बट उससे हमारी अप्रोच में कोई फर्क नहीं आएगा, अप्रोच हमारी सेम ही रहेगी। ठीक बात है। ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पढ़ के देख लो इसको एक बार, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन इज वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 आर फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ए बी सी अप टू जे। तो ए से लेके जे तक लेटर्स दे रखे हैं, मतलब 10 लेटर दे रखे हैं, और वर्ड भी कितने लेंथ के बनाने हैं, 10 लेंथ के बनाने हैं। ओके, लेट x बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। तो x ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, एंड y is the number of words when exactly one letter is repeated exactly twice and no other letter is repeated, then y upon 9x equal to। तो एक ही क्वेश्चन में बेसिकली दो क्वेश्चंस पूछेंगे हमसे। पहले तो x क्या होगा, x वो वाले नंबर्स हैं जिसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, तो x की वैल्यू बता दो कितनी आएगी। तो x तो बड़ा ही सिंपल सा काम है कि 10 लेटर्स हैं और 10 लेंथ का ही वर्ड बनाना है, कोई भी क्यों की रेपिटेशन नहीं करनी, और सारे के सारे क्योंकि क्या है, डिफरेंट है, तो टोटल कितने नंबर्स बन जाएंगे, कितने वर्ड्स बन जाएंगे, 10 फैक्टोरियल बन जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। ये बात सही है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है सोचने लायक। अब आ जाओ y पे, y पढ़ के देखो ध्यान से, y के बारे में क्या लिखा गया ना, y is the number of words when exactly one letter is repeated। तो 10 लेंथ का ही वर्ड बनाना है, बट उसमें से एक लेटर रिपीट हो जाएगा, कितने बार रिपीट होगा, exactly twice and no other letter is repeated। तो सिर्फ एक ही लेटर रिपीट होना है 2 बार, इसके अलावा कोई भी रेपिटेशन नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो। तो ये बता दो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, y की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे, पहले तो ये समझ में आएगा कि यार अगर मुझे एक लेटर को रिपीट करवाना है ना 2 बार, तो इसका मतलब ये मैं 10 के 10 लेटर तो नहीं ले सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 में से कोई 9 ही लेटर्स मैं ले पाऊंगा, क्योंकि उसमें से एक लेटर क्या हो जाएगा, रिपीट भी तो हो जाएगा। ठीक बात है, तो इसका मतलब ये कि y के लिए क्या होगा ना, आउट ऑफ 10 लेटर्स ओनली 9 लेटर्स विल बी यूज्ड। ये बात तो सही है, तो सिर्फ 9 ही लेटर में यहां से चूज कर पाऊंगा, उन्हीं की हेल्प से मैं वर्ड्स बना पाऊंगा। ठीक बात है, तो पहला काम तो क्या करेंगे, इन 10 में से वो वाले 9 लेटर्स को चूज कर लो जिनको यूज करके तुम 10 लेंथ का वर्ड बनाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, 10 में से 9 की सिलेक्शन करनी, 10 C 9। तो तुम्हारे पास वो 9 लेटर्स आ चुके हैं, इन 10 में से 9 लेटर आ चुके हैं। ठीक बात है, तो मान लो कौन से आ गए, सपोज ये वाले आ गए, ए से लेके आई तक, ये 9 लेटर्स आ गए। अब इनका क्या करना है, ये वाले 9 लेटर्स लेंगे और इसमें से कोई एक लेटर को हम रिपीट करवाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, फिर उन 10 को अरेंज करवा देंगे तो y की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक बात है, तो 9 लेटर्स तो आ गए। अब देखना ये है कि इन 9 में से कौन सा रिपीट होगा, तो कोई भी हो सकता है, तो 9 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो जिसको तुम रिपीट करवाओगे। कितने तरीकों से कर सकते हो, इनटू 9C1। तो पहले हमने 10 में से 9 लेटर्स चूज किए, अब उन 9 लेटर में से कोई एक लेटर रिपीट भी करवाओगे तो 9C1। तो अब तक सिचुएशन क्या आ चुकी है, 9 लेटर्स आ चुके हैं तुम्हारे पास और कोई एक लेटर भी हमारे पास आ चुका है जिसको रिपीट करवाना है, मान लो F को रिपीट करवाना है, तो टोटल कितने लेटर हो गए, 10 लेटर हो गए। अब इन 10 लेटर को जब तुम अरेंज करवाओगे, कितने तरीकों से करवा पाओगे, तो हम क्या बोल देंगे कि 10 लेटर्स है मेरे पास, उसमें से 2 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, जिसको रिपीट करवाए वो आइडेंटिकल हो गए ना। तो कितने तरीकों से परम्यूट करवा सकते हैं, इनटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये चीज हो गई। ठीक बात है, तो ये तीनों चीजें क्लियर हैं। पहले ये पता चला कि क्योंकि एक लेटर रिपीट होना है 2 बार, इसका मतलब 10 के 10 लेटर तुम नहीं यूज कर पाओगे, 9 ही यूज कर पाओगे एक टाइम पे, तो 10 में से 9 हमने सिलेक्ट कर लिए। फिर पता चला इन 9 में से किसी एक को मुझे रिपीट भी करवाना पड़ेगा, तो किसको करवाओगे, किसी को भी करवा सकते हो, तो उन 9 में से एक लेटर हमने सिलेक्ट कर लिया जिसको रिपीट करवाना है। तो अब सिचुएशन क्या हुई, ये वाले 9 लेटर तो है ही तुम्हारे पास जो पहले थे, और जो तुम रिपीट करवाओगे वो वाला भी साथ, वो वाला 2 बार लेना है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 हो गए, जिसमें 2 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो उनके परम्यूटेशन कितने आ गए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गई y की वैल्यू। तो बस x आ चुके तुम्हारे पास, y आ चुका है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। y अपॉन 9x पूछा गया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था,
तो y/9x की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल जाएगी, 5 के बराबर मिल जाएगी। कैलकुलेशन करके देख सकते हो अपने आप। ठीक बात है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, और आसान भी था, राइट। तो इसी के साथ ये वाला कंसेप्ट हमारा कंप्लीट है। ठीक बात है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में नया कंसेप्ट सीखेंगे।